नमस्ते। आज हम मानव शरीर की कह सकते हैं इस अविश्वसनीय मशीनरी पर एक नज़र डालने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है, एक वीडियो का अंश जो शरीर की जो मुख्य प्रणालियां हैं, उनकी एक रूपरेखा बताता है। हुँ, हमारा मकसद है कि इस जानकारी के सागर से कुछ सबसे ज़रूरी और दिलचस्प मोती निकालें, सही। ताकि हम समझ सकें कि हमारा शरीर कैसे काम करता है और कैसे ये सारे हिस्से एक साथ मिलकर चलते हैं। हुँ, तो चलिए शुरू करते हैं शरीर के आधार से। बिल्कुल। हम 11 मुख्य प्रणालियों को छुएँगे, कंकाल से लेकर मतलब त्वचा तक। 11, हाँ। हर एक प्रणाली अपने आप में काफ़ी जटिल है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि उनके मुख्य काम और सबसे महत्वपूर्ण पहलू समझें। और खास करके वे कैसे एक दूसरे पर निर्भर है हाँ, ना? बिल्कुल, वही सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले कंकाल प्रणाली, स्केलेटल सिस्टम। जी। ये तो हमारे शरीर का ढांचा है, मतलब सहारा देता है। हुँ, हड्डियां और जोड़ यही सब है इसमें। लेकिन ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क से कहीं ज्यादा है ना? हाँ, बिल्कुल। 206 हड्डियाँ, वो सिर्फ ढांचा नहीं बनाती। अच्छा। सोचिए, लंबी हड्डियाँ जैसे जांघ की फीमर, वो हमें चलने में मदद करती हैं। चपटी हड्डियाँ जैसे पसलियाँ, पसलियां, हाँ। वो हमारे नाजुक अंगों को जैसे दिल और फेफड़ों को एक कवच की तरह सुरक्षित रखती हैं। सही। और ये सिर्फ सहारा और सुरक्षा ही नहीं, हड्डियों के अंदर जो अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो, बोन मैरो, हाँ। वो तो हमारी रक्त कोशिकाएं बनाने की फैक्ट्री है। अरे वाह! अच्छा, ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। और जोड़ों का क्या? जॉइंट्स, उनके बिना तो हम हिल भी नहीं पाते। सही। क्या सभी जोड़ एक जैसे होते हैं? नहीं नहीं, उनमें भी काफी विविधता है। कुछ जोड़ जैसे खोपड़ी के वो बिल्कुल हिलते नहीं, अचल होते हैं। अच्छा। कुछ थोड़ी हरकत करने देते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी के बीच वाले जोड़। हम्म। और सबसे ज्यादा होते हैं वो जोड़ जो स्वतंत्र रूप से चलते हैं, जैसे कंधे का बॉल एंड सॉकेट जोड़। हाँ, जिससे हाथ पूरा घूम जाता है। बिल्कुल। या फिर कोहनी का हिंज जोड़ जो दरवाजे के कब्जे की तरह काम करता है। सही। ये विविधता ही हमें अलग अलग तरह की गतियां करने देती है। और हाँ, एक और बात, हड्डियां कैल्शियम जैसे जरूरी खनिज भी जमा करके रखती हैं। कमाल है। तो कंकाल सिर्फ एक मतलब स्थिर ढांचा नहीं है, बल्कि एक सक्रिय, सुरक्षात्मक और यहाँ तक कि रक्त बनाने वाला सिस्टम है। बिल्कुल एक्टिव सिस्टम है। अब इस ढांचे को हरकत कौन देता है? यहाँ आती है मांसपेशी प्रणाली, मस्कुलर सिस्टम। सही पकड़ा। मांसपेशियां ही हैं जो हड्डियों को खींचकर गति पैदा करती हैं। हमारे शरीर में 600 से ज्यादा कंकाल मांसपेशियां हैं, स्केलेटल मसल्स। 600 से ज्यादा? हाँ, और ये ऐच्छिक होती हैं, मतलब हम इन्हें अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, जैसे हाथ उठाना, चलना। ठीक है। लेकिन दो और तरह की मांसपेशियां भी हैं। हाँ, शोट में उनका जिक्र था। एक तो हृदय मांसपेशी, कार्डियक मसल। बिल्कुल, वो सिर्फ दिल में होती है और बिना थके अपने आप सिकुड़ती रहती है खून पंप करने के लिए। ये अनैच्छिक है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं। अच्छा। हाँ। और तीसरी है चिकनी मांसपेशी, स्मूथ मसल। ये हमारी आंतों, रक्तवाहिकाओं और दूसरे खोखले अंगों की दीवारों में होती है। पेट में, मूत्राशय में, ऐसी जगहों पर। हाँ, वहीं। ये भी अनैच्छिक रूप से काम करती है, जैसे भोजन को पाचन नली में आगे बढ़ाना। और ये जानना भी रोचक है कि मांसपेशियां अक्सर जोड़ों में काम करती हैं, जैसे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। एक सिकुड़ती है तो दूसरी फैलती है। हाँ, बिल्कुल। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट कहते हैं इन्हें। और शायद ये भी कि जब हम कांपते हैं तो वो मांसपेशियां ही होती हैं जो गर्मी पैदा करने की कोशिश कर रही होती है। हाँ, वो शरीर का तापमान नियंत्रित करने का एक तरीका है, शिवरिंग। मांसपेशियां सिर्फ गति ही नहीं देती, बल्कि शरीर की मुद्रा बनाए रखने, गर्मी पैदा करने और ऊर्जा, ग्लाइकोजन के रूप में उसे संग्रहित करने में भी मदद करती हैं। अच्छा। तो कंकाल और मांसपेशी प्रणाली, ये दोनों मिलकर हमें चलने फिरने और काम करने लायक बनाते हैं। ठीक है, तो ढांचा हो गया, उसे चलाने वाली मांसपेशियां हो गईं। अब इन सब को ऊर्जा और ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? यहाँ आती है हृदय संचार प्रणाली, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हाँ, इसे शरीर का परिवहन नेटवर्क कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सही। इसका केंद्र है हृदय, हार्ट, एक मुट्ठी के आकार का शक्तिशाली पंप। हम्म। ये दिन रात खून को पूरे शरीर में पंप करता रहता है। खून धमनियों, आर्टरीज के जरिए हृदय से दूर जाता है। जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है। आमतौर पर हाँ, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर। ये खून फिर पतली केशिकाओं, कैपिलरीज में पहुंचता है। केशिकाएं, कैपिलरीज, ये तो बहुत ही महीन नसें होती हैं ना, जहां असली लेन देन होता है। बिल्कुल,
केशिकाएं इतनी पतली होती हैं कि रक्त कोशिकाएं उनमें से एक एक करके गुजरती हैं, सिंगल फाइल। अच्छा। यहीं पर ऑक्सीजन और पोषक तत्व कोशिकाओं को दिए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे अपशिष्ट पदार्थ खून में वापस ले लिए जाते हैं। एक्सचेंज पॉइंट। हाँ बिल्कुल। फिर ये ऑक्सीजन रहित खून शिराओं वेन्स के जरिए वापस हृदय तक पहुंचता है। ये पूरा चक्र लगातार चलता रहता है। और खून खुद में क्या क्या लेकर चलता है, मतलब खून के अंदर क्या होता है? खून में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स। वो हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन ढोती हैं। हीमोग्लोबिन, हाँ। श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो हमारी सेना है जो संक्रमण से लड़ती हैं। इम्यून सिस्टम का हिस्सा। सही। प्लेटलेट्स चोट लगने पर खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं, क्लॉटिंग में। और ये सब प्लाज्मा नाम के तरल पदार्थ में तैरते रहते हैं। प्लाज्मा में पोषक तत्व, हार्मोन, प्रोटीन वगैरह घुले होते हैं। तो ये प्रणाली शरीर के हर कोशिका तक जीवन पहुंचाती है। अद्भुत। अब आते हैं शरीर के कंट्रोल सिस्टम पर। तंत्रिका प्रणाली, नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, नसें, ये सब मिलकर कैसे पूरे शरीर को चलाते हैं? ये शरीर का कह सकते हैं सूचना सुपर हाईवे और कमांड सेंटर है। कमांड सेंटर, हाँ। इसके दो मुख्य भाग हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, मस्तिष्क सोचने, महसूस करने, सीखने और शरीर की लगभग हर क्रिया को नियंत्रित करने का केंद्र है। सेरेब्रम सबसे बड़ा हिस्सा है जो हायर फंक्शन संभालता है। सेरेबलम संतुलन और समन्वय देखता है। बैलेंस। हाँ, बैलेंस। और रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और बाकी शरीर के बीच संदेशों को लाने ले जाने का मुख्य मार्ग है। और दूसरा भाग, परिधीय तंत्रिका तंत्र, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हाँ, PNS में वे सभी नसें आती हैं जो CNS से निकलकर पूरे शरीर में फैली होती हैं। पूरे नेटवर्क की तरह। बिल्कुल। ये संवेदी जानकारी जैसे स्पर्श, दर्द, तापमान, इनको अंगों से मस्तिष्क तक लाती हैं और मस्तिष्क के आदेशों को मांसपेशियों और ग्रंथियों तक ले जाती हैं। अच्छा। इसमें भी दो हिस्से हैं, सोमैटिक जो हमारी ऐच्छिक हरकतों, वॉलेंट्री मूवमेंट्स जैसे हाथ हिलाना को नियंत्रित करता है, और ऑटोनॉमिक जो अनैच्छिक कार्यों, इनवॉलेंट्री फंक्शंस जैसे दिल की धड़कन, पाचन, सांस लेना, इनको संभालता है। ऑटोनॉमिक के भी दो हिस्से होते हैं, है ना? एक जो हमें तनाव के लिए तैयार करता है और दूसरा जो आराम के लिए। बिल्कुल सही। सिंपैथेटिक सिस्टम लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। दिल की धड़कन तेज करना, ब्लड प्रेशर बढ़ाना, एड्रेनालिन रश वाला। हाँ वही। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आराम और पाचन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड को बढ़ावा देता है, शरीर को शांत करता है। तो ये दोनों मिलकर बैलेंस बनाते हैं, पूरे शरीर में तुरंत संदेश भेजता है। वाकई कमाल का नियंत्रण। अब उस प्रणाली पर आते हैं जिसके बिना ये सब संभव नहीं, श्वसन प्रणाली, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमें ऑक्सीजन देती है। हाँ, इसका मुख्य काम है हवा से ऑक्सीजन लेना और शरीर में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज। सही। हवा नाक या मुंह से अंदर आती है। नाक में वो गर्म, नम और साफ होती है। फिल्टर होती है। हाँ, फिर वो गले, फेरिंक्स और स्वरयंत्र लैरिंक्स से होते हुए श्वासनली ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया में वो छोटे बाल जैसे सीलिया होते हैं ना, जो गंदगी को बाहर धकेलते रहते हैं। हाँ, वो एक तरह के माइक्रोस्कोपिक फिल्टर का काम करते हैं। श्वासनली आगे दो ब्रोंकाई में बढ़ती है जो फेफड़ों में जाती हैं। लंग्स में। हाँ, लंग्स में। फेफड़ों के अंदर ये और छोटी नलियों ब्रोंकियोज में बढ़ती जाती है और आखिर में लाखों छोटी हवा की थैलियों एल्वियोली में खुलती हैं। और हवा के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से हवा में आती है, जिसे हम बाहर निकाल देते हैं। और ये सब डायाफ्राम नाम की मांसपेशी की मदद से होता है, जो नीचे खिसक कर हवा अंदर खींचती है। सही। डायाफ्राम और पसलियों के बीच की मांसपेशियां, इंटरकोस्टल मसल्स, ये मिलकर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को संभव बनाती हैं। ये प्रणाली लगातार हमारे रक्त को ऑक्सीजन से तरोताजा करती रहती है। ऑक्सीजन मिल गई, अब बारी है भोजन से ऊर्जा निकालने की, यानी पाचन प्रणाली, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो एक लंबी यात्रा है, मुंह से शुरू होकर मलद्वार तक, एनस तक। पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। दांत भोजन को चबाते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। चबाना। और लार में मौजूद एंजाइम जैसे एमाइलेज वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देते हैं, केमिकल डाइजेशन। अच्छा, मुंह में ही? हाँ, वहीं से। फिर भोजन ग्रास नली ईसोफेगस से होकर पेट, स्टमक में पहुंचता है। पेट एक मिक्सर की तरह काम करता है।
भोजन को एसिड और एंजाइम के साथ मिलाकर एक गाढ़े घोल काइम में बदल देता है। कायम और असली काम यानी पोषक तत्वों का अवशोषण एब्जॉर्प्शन वो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, छोटी आंत पाचन और अवशोषण का मुख्य केंद्र है, मेन साइट। यहाँ लिवर से आया पित्त, बाइल, वसा को पचाने में मदद करता है और पैंक्रियास से आए एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को और तोड़ते हैं। छोटी आंत के अंदरूनी सतह पर उंगली जैसे लाखों विली होते हैं। विली? ये क्या करते हैं? ये अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र, सरफेस एरिया को बहुत बढ़ा देते हैं। सोचिए, एक टेनिस कोर्ट जितना एरिया। अरे वाह! यहीं से पोषक तत्व खून में जाते हैं। और बड़ी आंत का क्या काम है? लार्ज इंटेस्टाइन? बड़ी आंत बचे हुए पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को सोख लेती है और अपशिष्ट पदार्थ को मल, फीसीज के रूप में जमा करती है, जिसे बाद में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और इसमें लिवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर ये सहायक अंग है। हाँ, ये एक्सेसरी ऑर्गन्स है। ये पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, भले ही भोजन सीधे उनमें से न गुजरे। लिवर बाइल बनाता है, गॉल ब्लैडर उसे स्टोर करता है, पैंक्रियास एंजाइम और हार्मोन बनाता है। ठीक है, पाचन से पोषक तत्व मिल गए। अब शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, उन्हें कौन साफ करता है? यहाँ मूत्र प्रणाली का काम आता है, यूरिनरी सिस्टम। बिल्कुल, इसे रीनल सिस्टम भी कहते हैं। इस प्रणाली के सितारे हैं गुर्दे, किडनीज। किडनीज, हाँ। ये बीन के आकार के अंग खून को लगातार फिल्टर करते हैं, उसमें से यूरिया जैसे हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं और शरीर में पानी और नमक मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखते हैं। फ्लूइड बैलेंस। हाँ, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। तो ये सिर्फ फिल्टर नहीं, रेगुलेटर भी है। हाँ, बहुत ही स्मार्ट रेगुलेटर हैं। गुर्दों में जो मूत्र बनता है, यूरिन, उसे मूत्रवाहिनी, यूरेटर्स, मूत्राशय, ब्लैडर तक ले जाती हैं। ब्लैडर में स्टोर होता है। हाँ, वहाँ वो जमा होता है और फिर मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। हर गुर्दे में लाखों छोटे फिल्टर यूनिट होते हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। वो ये सारा काम करते हैं। लाखों नेफ्रॉन? हाँ, माइक्रोस्कोपिक फिल्टर्स। समझ गए। अब एक और नियंत्रण प्रणाली की बात करते हैं जो तंत्रिका तंत्र से थोड़ी अलग तरह से काम करती है, अंतःस्रावी प्रणाली, एंडोक्राइन सिस्टम। ये हार्मोन्स का खेल है ना? सही कहा। ये ग्रंथियों का, ग्लैंड्स का एक नेटवर्क है जो हार्मोन नामक रासायनिक संदेशवाहक बनाती हैं, केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स? ये हार्मोन सीधे खून में छोड़े जाते हैं और शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचकर धीमी गति से लेकिन लंबे समय तक चलने वाले कार्यों को नियंत्रित करते हैं। जैसे विकास, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, मूड और प्रजनन, रिप्रोडक्शन। इसमें कौन-कौन सी मुख्य ग्रंथियां आती हैं? ग्लैंड्स? पिट्यूटरी है ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। वो कई दूसरे ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। मास्टर ग्लैंड? हाँ। थायराइड ग्रंथि मेटाबॉलिज्म संभालती हैं। एड्रिनल ग्रंथियां तनाव प्रतिक्रिया, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जैसे एड्रेनलिन रिलीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में शामिल है। पैंक्रियास, जो पाचन में भी मदद करता है, इंसुलिन बनाकर रक्त शर्करा, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन, हाँ। अंडाशय, ओवरीज महिलाओं में और वृषण, टेस्टिस पुरुषों में प्रजनन हार्मोन बनाते हैं। ये सिस्टम नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। एक तेज नर्वस और एक धीमा एंडोक्राइन कंट्रोल सिस्टम। दिलचस्प। यानी शरीर में दो तरह के कंट्रोल सिस्टम हैं। अब बात करते हैं शरीर की रक्षा प्रणाली की। लसीका प्रणाली, लिम्फेटिक सिस्टम, ये प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम से कैसे जुड़ी है? ये प्रणाली कई काम करती है। एक तो ये ऊतकों से, टिश्यू से अतिरिक्त तरल पदार्थ जिसे लसीका या लिम्फ कहते हैं, उसे इकट्ठा करके वापस खून में डालती है। इससे सूजन नहीं होती। अच्छा, फ्लूइड बैलेंस में भी मदद? हाँ। दूसरा, ये वसा के अवशोषण में मदद करती है पाचन तंत्र से। और सबसे महत्वपूर्ण, ये प्रतिरक्षा का एक अहम हिस्सा है, इम्यून डिफेंस। कैसे? लसीका वाहिकाओं में जगह जगह लिम्फ नोड्स होते हैं। ये फिल्टर की तरह काम करते हैं और संक्रमण फैलाने वाले कीटाणुओं, जर्म्स, पैथोजेंस को फंसाकर नष्ट करते हैं। इनमें इम्यून सेल्स होती हैं। तो ये शरीर की सफाई और सुरक्षा सेना का हिस्सा है। इसमें और कौन से अंग शामिल हैं? प्लीहा, स्प्लीन, वो खून को फिल्टर करती है और पुरानी रक्त कोशिकाओं को हटाती है। थाइमस ग्रंथि टी लिम्फोसाइट्स, जो एक तरह की व्हाइट ब्लड सेल हैं, उन्हें मैच्योर करती है। टॉन्सिल्स गले में संक्रमण से लड़ते हैं। तो ये प्रणाली चुपचाप लेकिन लगातार हमें सुरक्षित रखती है।
बहुत जरूरी काम। अब आते हैं प्रजनन प्रणाली पर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका उद्देश्य तो स्पष्ट है, जीवन की निरंतरता। हाँ, ये प्रणाली प्रजातियों को बनाए रखने के लिए है। पुरुषों में वृषण, टेस्टिस, शुक्राणु, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। टेस्टोस्टेरोन। महिलाओं में अंडाशय, ओवरीज, अंडे, एग्स या ओवा और एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाते हैं। गर्भाशय, यूटेरस, वो जगह है जहां भ्रूण, एम्ब्रियो विकसित होता है। ये हार्मोन्स न केवल प्रजनन के लिए जरूरी हैं, बल्कि पुरुषों और महिलाओं के शारीरिक विकास जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स उनको भी प्रभावित करते हैं। ठीक है। और आखिर में शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, स्किन, और उससे जुड़ी प्रणाली त्वचीय प्रणाली, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ये सिर्फ एक बाहरी परत तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। त्वचा, बाल, नाखून और ग्रंथियां, ग्लैंड्स मिलकर ये प्रणाली बनाते हैं। त्वचा हमारी पहली रक्षा पंक्ति है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कैसे? ये हमें चोट, संक्रमण और निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन से बचाती है। इसमें मेलानिन होता है जो हमें सूरज की यूवी किरणों से बचाता है। सन प्रोटेक्शन। हाँ, त्वचा शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद करती है पसीने के जरिए, और हमें स्पर्श, दबाव, दर्द और तापमान महसूस कराती है। सेंसरी ऑर्गन भी है। और स्रोत में विटामिन डी के उत्पादन का भी जिक्र था। हाँ, धूप के संपर्क में आने पर त्वचा विटामिन डी बनाने में मदद करती है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए। बिल्कुल। इसमें पसीने की ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स, और तेल ग्रंथियां, सीबेशियस ग्लैंड्स, जो त्वचा को नम रखती हैं, भी शामिल हैं। बाल और नाखून भी इसी प्रणाली का हिस्सा हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये एक मल्टीफंक्शनल, बहुत गतिशील अंग है। तो ये थी 11 प्रणालियां। हमने कंकाल के ढांचे से शुरू करके त्वचा की बाहरी परत तक का सफर तय किया। हर प्रणाली अपने आप में अद्भुत है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो शायद इनका आपसी तालमेल है, इंटरकनेक्शन। बिल्कुल, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। कोई भी प्रणाली अकेले काम नहीं करती, आइसोलेशन में नहीं। सोचिए, मांसपेशियों को काम करने के लिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से ऑक्सीजन और डाइजेस्टिव सिस्टम से पोषक तत्व चाहिए। सही। उनकी गति को नर्वस सिस्टम नियंत्रित करता है। हार्मोन, एंडोक्राइन सिस्टम से वो लगभग हर प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। हर चीज को। हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन लाता है, यूरिनरी सिस्टम सफाई करता है, लिम्फेटिक सिस्टम रक्षा करता है। ये सब एक अविश्वसनीय ऑर्केस्ट्रा की तरह है। ऑर्केस्ट्रा अच्छा उदाहरण है। हाँ, जहां हर वाद्य यंत्र अपना पार्ट बखूबी निभा रहा है और सब मिलकर एक सामंजस्यपूर्ण संगीत बना रहे हैं, होमियोस्टेसिस। और जब इस ऑर्केस्ट्रा का एक भी हिस्सा, एक भी वाद्य यंत्र ठीक से काम नहीं करता, तो पूरे संगीत पर असर पड़ता है। बिल्कुल, पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये संतुलन कितना नाजुक है और कितना कीमती। अगली बार जब हम कोई छोटा सा काम भी करें, शायद हम एक पल रुककर सोच सकते हैं कि पर्दे के पीछे कितनी सारी प्रणालियां हमारे लिए बिना रुके काम कर रही हैं। ये सोचना जरूरी है। तो आज की इस जानकारी के बाद सोचने वाली बात यह है, हम अपने शरीर के इस अद्भुत तालमेल को, इस ऑर्केस्ट्रा को बेहतर बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं। ये शायद सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है। इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।